Thank you, Arpit and Suviji, for joining us today yet again in a webinar where I think so it's going to be very interesting. And मैं खुद सीखना चाहता हूँ कि पैसे म्यूचुअल फंड में लगाऊं, पैसे डायरेक्ट इक्विटी में करूं, स्टॉक बास्केट्स में करूं। तो मुझे लग रहा है इन सब सवालों के जवाब मुझे आज आप देंगे। बट अलाउ मी फर्स्ट टू वेलकम यू ऑफिशियली। सो आज हमारे साथ अर्पित गोयल जी जुड़े हैं, जिनको 12 साल का एक्सपीरियंस है और इनकी इनसाइट्स, इनकी स्ट्रैटेजीज काफी सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट जर्नीज को ट्रांसफॉर्म करा है और उनको इन्वेस्टर्स को एम्पावर भी करा है इन्होंने। अगले मुझे लग रहा है 30-40 मिनट ऐसे होंगे जहां पर बहुत ज्ञान, बहुत चीजें बताई जाएंगी और आपने देखना है कि आप उनका कैसे इस्तेमाल करें और कैसे उस विजडम को यूज कर पाए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। यू कैन फील फ्री टू टेक नोट्स। जितने क्वेश्चंस पूछना चाहें आप पूछें। मैं अश्योर करना चाहता हूं कि हम हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे और अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये उद्देश्य क्या है? ये वेबिनार करने का उद्देश्य ये है कि हम सब मिलकर फाइनेंशियली एक बेटर जर्नी प्लान कर सकें, फाइनेंशियल अपना फ्यूचर को सिक्योर कर पाएं और फाइनली एक फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाए। Once again, welcome Arpit Goyal ji. He's a SEBI registered investment advisor, ex-banker, CIO, and head of research of FinCoach Robo Advisory. And now I think so I should leave this webinar to him. और आओ हम सब मिलकर सुनते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं और हम उनकी नॉलेज से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेटर कैसे कर सकते हैं। Over to you, Arpit ji. Thank you so much, Raminder ji, and thank you so much for all the participants to attend this session and for take interest and learn something. This is going to be a very interesting topic. So today we are going to discuss about traditional mutual funds versus ETFs versus stock baskets. आपके लिए क्या सही है, रिस्क रिटर्न क्या, हमारे क्या किस तरीके का पार्टिसिपेशन हमें लगता है उसमें, हम वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगेगा और शायद आप कुछ सीख के जाएंगे आज यहाँ से। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन वी स्टार्ट द सेशन। My screen is visible? Yes, your screen is visible. Okay, thank you so much. So basically, the topic is mutual funds, traditional mutual funds versus ETFs versus stock baskets. तो आपके लिए क्या सही है? तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू से शुरू करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ETFs क्या होते हैं एंड स्टॉक बास्केट्स क्या होती हैं। तो म्यूचुअल फंड्स, इफ वी आर इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट, तो एवरीवन नोज कि हाँ म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है, हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है इसके अंदर। इक्विटी का जब कैपिटल इक्विटी में जैसे अप्रिसिएशन होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में भी अप्रिसिएशन होता है, और जैसे मार्केट ग्रो करती है तो आपका भी फंड, आपकी भी इन्वेस्टमेंट उस तरीके से ग्रो करती है। और अभी और लोगों की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमें करते हैं तो हम लोग म्यूचुअल फंड्स में एक अच्छा खासा रिटर्न्स बना सकते हैं। तो दिस इज ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड, जिसमें डिफरेंट फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। मे बी ELSS के बारे में आप लोग जानते होंगे, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। सिमिलरली ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, जिसमें बेसिकली जैसे कि जो ना हमारे लार्ज कैप ओरिएंटेड होते हैं फंड, कि कोई ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो डिफरेंट फंड मैनेजर्स की ब्लू चिप स्कीम्स होते हैं, लाइक पराग पारिक की है, HDFC की है। सिमिलरली मिड कैप स्कीम्स होती है, थीमेटिक स्कीम्स होती है। थीमेटिक मतलब कि सेक्टर ओरिएंटेड, कि अगर आपको डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करना है या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके अराउंड भी थीम्स बनाई जाती हैं। ठीक है। दूसरा है ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये बेसिकली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में तो क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है। ETF में क्या है, ETF है सेल्फ ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें जैसे हमारा निफ्टी,
बैंक निफ्टी, हम लोगों को पता है कि हाँ निफ्टी सेंसेक्स मार्केट में होते हैं, जो बेसिकली एक बेंचमार्क होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट के टॉप स्टॉक्स को। तो उनके जो जब वो रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट में टॉप स्टॉक्स को, तो डिफरेंट स्टॉक्स जो होते हैं, जो लाइक निफ्टी की बात करेंगे हम, निफ्टी में जैसे अगर हम 50 कंपनी का इंडेक्स होता है, तो उसमें जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, ये सब निफ्टी के पार्ट होते हैं, सर्टेन प्रोपोर्शन में निफ्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर निफ्टी बढ़ती है तो इट मीन्स कि जो निफ्टी के कंपोनेंट्स है, जो निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स है वो बढ़ रहे हैं, सारे नहीं बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर राइजिंग, राइट। तो ईटीएफ क्या होता है ना, ईटीएफ निफ्टी, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ऐसे ईटीएफ है ना, उसी का ही बेंचमार्क में जो स्टॉक्स होते हैं उसी का ही एक कंपोजिशन बना के एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं। तो बहुत सारे फंड मैनेजर्स लाइक निप्पॉन या काफी सारे फंड मैनेजर्स हैं जो ईटीएफ उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो वो बेसिकली एक बेंचमार्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप निफ्टी को बाय नहीं कर सकते, आप निफ्टी में फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, ऑप्शंस बाय कर सकते हो, पर निफ्टी में आप इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आप ईटीएफ में कर सकते हो। तो अगर निफ्टी ग्रो करेगी 1%, तो निफ्टी का जो ईटीएफ है वो भी 1% ग्रो करेगा। तो सिमिलरली ऐसे ही हमारा ईटीएफ होता है, और ये बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इन्वेस्ट, निफ्टी तो 25,000 की है एज ऑन डेट, आज की डेट में, लेकिन अगर आपको समझो 200 रुपीज या 500 रुपीज, 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, तो आप निफ्टी का बहुत छोटा छोटा 1/10 या 100 पार्ट ईटीएफ फॉर्म में मिल जाता है, वो ईटीएफ को आप बाय कर सकते हो, जो करंट डे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 200 रुपए के आसपास निफ्टी का ईटीएफ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया ईटीएफ। स्टॉक बास्केट्स, स्टॉक बास्केट्स क्या है, ये बेसिकली फंड मैनेजर्स की बनाई हुई बास्केट्स होती हैं, जो बेसिकली डिफरेंट फंड मैनेजर्स होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट हो गए या पीएमएस हाउस हो गए या बेसिकली एआईएफ्स हो गए। तो ये लोग क्या करते हैं, एक फोकस्ड बास्केट्स बनाते हैं और गोल ओरिएंटेड फोकस्ड बास्केट्स बनाते हैं, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए। तो डिफरेंस क्या हुआ कि ईटीएफ में तो क्या, ईटीएफ से प्री डिफाइंड, यहाँ पे आपको जो स्टॉक्स होंगे वो ये होंगे जो स्टॉक जो निफ्टी के अंदर है, लेकिन बास्केट्स के अंदर स्टॉक डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि निफ्टी में जो 50 स्टॉक्स है उसमें से टॉप 25 स्टॉक्स एक फंड मैनेजर डिसाइड करता है, आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन द कंपनीज फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स, और उसके बेसिस पे एक अपनी बास्केट लॉन्च कर देता है। तो ये हो गया स्टॉक बास्केट। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड्स में क्या है, म्यूचुअल फंड है पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग, कि आपने पैसा लग दिया, फंड मैनेजर्स होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे। ईटीएफ भी पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कि आपने जैसे अपना आपने बाय कर लिया, आपको बाय सेल तो खुद करना पड़ेगा, बट आपको स्टॉक सिलेक्शन में यहाँ पे नो एक्टिव मैनेजमेंट नहीं चाहिए। लेकिन स्टॉक बास्केट्स है, स्टॉक बास्केट्स में क्या होता है कि स्टॉक बास्केट्स में अगर आप खुद बनाते हो स्टॉक बास्केट्स, तो यू नीड एक्टिव पार्टिसिपेशन। बट ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, रिसर्च एनालिस्ट है, जिसकी बास्केट आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो फिर आपका इन्वॉल्वमेंट उतना एक्टिव नहीं होता। दो अदर पर्संस who design the basket, but आपका गोल क्या हुआ कि whenever they are rebalancing the basket, you need to execute the trades as per their direction। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है स्टॉक बास्केट में। अगर आप खुद मैनेज करते हो तो हाईली इन्वॉल्वमेंट होता है एक्टिवली, अगर आप खुद मैनेज नहीं करते हो तो थोड़ा सा सेमी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें तो पैसे भी है पूरा। ठीक है, रिस्क म्यूचुअल फंड में लोअर होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं और म्यूचुअल फंड से प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। ईटीएफ से उसमें भी रिस्क मीडियम, लोअर टू मीडियम साइड पे होता है, क्योंकि बेंचमार्क्स को लिंक करते हैं। स्टॉक बास्केट में जो रिस्क होता है मीडियम टू हायर साइड पे होता है, वो डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द स्टॉक्स एंड क्वालिटी ऑफ द फंड मैनेजर। अगर फंड मैनेजर एक अच्छा स्टॉक्स बास्केट बनाता है तो हो सकता है कि आपका रिस्क मीडियम साइड पे हो। अगर हो सकता है कि फंड मैनेजर थोड़ा रिस्की प्ले करता है, मोमेंटम प्ले करता है और एग्रेसिव प्ले करता है, तो आपका रिस्क हायर साइड पे हो। तो इट डिपेंड्स कि फंड मैनेजर या जो रिसर्च एनालिस्ट को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअल फंड्स ओवरली डाइवर्सिफाइड होते हैं, मतलब टिपिकली जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ऑन एन एवरेज 50 to 100 स्टॉक्स पोर्टफोलियो के अंदर होते ही होते हैं। और एक म्यूचुअल फंड अगर साइजेबल है, मतलब अगर कोई न्यू फंड ऑफर है, नया ऑफर आया है, तो हो सकता है कि इनिशियली उनके पोर्टफोलियो 30-40 स्टॉक्स हो, बट एज एंड व्हेन इट ग्रोस, कि अगर हो सकता है कि म्यूचुअल फंड एक बार 1 साल 2 साल बाद म्यूचुअल फंड का जो साइज है वो 5000 करोड़ 10,000 करोड़ हो गया साइज, तो उस केस में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफी ज्यादा हो जाती है। बिकॉज एक तो उनका जो साइज होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए वो वन पर्टिकुलर स्टॉक्स में उतनी लिक्विडिटी नहीं मिलती कि वो एक या लिमिटेड 10-12 स्टॉक्स से
लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में वो अपना एलोकेशन को डाइवर्सिफाई कर पाए, उनको मल्टीपल स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि उनका जो वो एक जब भी बाय करते हैं तो वो लॉन्ग ओनली मोड पर रहते हैं, मतलब लॉन्ग ओनली फंड होता है कि वो हमेशा लंबे समय के लिए बाय करते हैं, कोई भी स्टॉक्स को बाय करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर मार्केट के मतलब उनका चर्निंग रेट काफी लो होता है, ठीक है। ईटीएफ्स में वो ऐसा नहीं होता, ईटीएफ्स तो निफ्टी को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ईटीएफ्स में डाइवर्सिफिकेशन वही होगा जो निफ्टी का डाइवर्सिफिकेशन होगा, ये पर्टिकुलर बेंचमार्क का डाइवर्सिफिकेशन होगा। बट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक बास्केट डाइवर्सिफिकेशन इज सेलेक्टिव, तो वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर कि वो मे भी हो सकता है 10 स्टॉक्स की बास्केट बना सकते हैं, 15 स्टॉक्स की बास्केट बना सकते हैं, हाईली कन्विक्शन स्टॉक्स की एक बास्केट बना सकते हैं, थीमेटिक बास्केट बना सकते हैं, तो डिपेंड्स करता है। तो ये थोड़ा सा फोकस स्ट्रेटेजी होती है कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में प्ले करते हैं स्टॉक बास्केट्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइक मार्केट रिवॉर्ड्स। मार्केट रिवॉर्ड्स में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में और ईटीएफ्स में लिमिटेड रिवॉर्ड्स होता है, मतलब योर फंड्स विल ग्रो बट देयर इज नो डायरेक्ट बेनिफिट और देयर इज नो सेंस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। यू आर ओइंग अ कंपनी या यू आर गेटिंग रेगुलर डिविडेंड्स, यू आर गेटिंग रेगुलर बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी इन टर्म्स ऑफ राइट्स इशू, बोनस इशू, बट स्टॉक्स में आपको वो बेनिफिट मिलता है एंड इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट ऑल्सो कि यू कैन सी योर होल्डिंग्स आर ग्रोइंग, व्हिच स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग, आप फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी निकाल सकते हो, यू कैन इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, so there are a lot of market rewards plus benefits in terms of when you are holding a stock basket, ठीक है। एंड now the return potential, तो रिटर्न पोटेंशियल बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं दैट इज अ बेंचमार्क लिंक्ड, कि इनके जो एवरेज म्यूचुअल रिटर्न्स होते हैं 10 से 15% के आसपास होते हैं। ईटीएफ्स के रिटर्न भी ऑलमोस्ट 10 से 12% के आसपास ही होते हैं, बट जो स्टॉक बास्केट्स होती हैं, तो स्टॉक बास्केट्स में रिटर्न्स कैन बी वेरी हाई ऑल्सो, कैन बी वेरी लो ऑल्सो, बोथ। अगर फंड मैनेजर ने एक अच्छे पोर्टफोलियो बनाए हैं तो आपके रिटर्न बेंचमार्क से 2x या 3x भी हो सकते हैं। अगर फंड मैनेजर ने बहुत खराब स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया तो इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, सो इट डिपेंड्स। बट यहाँ पे हम वी विल टॉक अबाउट द टॉप फंड मैनेजर्स। अगर हम टॉप 10 पीएमएस के एवरेज लेंगे इंडिया में लास्ट 10 ईयर्स का, तो अगर हम टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स के एवरेज लेंगे तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न आते हैं लगभग 15% फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, वाइल फॉर द टॉप 10 पीएमएस उनका अगर हम एवरेज लेंगे तो इट इज कमिंग अराउंड 25%। तो वो एक रहता है कि जो अगर अच्छे फंड मैनेजर्स का आप इन्वेस्टमेंट, अच्छे फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो बनाते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आपके रिटर्न्स कैन बी वेरी गुड। Even at Fincoj also, we have designed multiple baskets and all the baskets are doing very well because it is fundamentally very strong. We have a proprietary model where we do give the rating for each stock on various parameters, and based on the company's good rating, we pick up the stocks. We pick up the best quality stocks, looking at the sector rotation, looking at the technicals, looking at market sentiments. So we consider everything, and then we've designed a very high growth baskets at Fincode. So this basket is also giving us around 20% alpha over benchmarks, which means that Nifty is giving us 5% return. So but the basket is giving us 25% return in the last 8 months. So this is our model portfolio, stable portfolio. We will talk about this portfolio in the coming slide. So this is one. So एक summarize कर लेते हैं कि स्टॉक बास्केट्स क्यों, स्टॉक बास्केट मतलब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समराइज कर दिया कि क्यों किसी को स्टॉक बास्केट के बारे में सब्सक्राइब करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ठीक है व्हाई वी शुड सब्सक्राइब फॉर द स्टॉक बास्केट, टेक एक्सपोजर इनटू द स्टॉक बास्केट्स। ओनरशिप ऑफ द स्टॉक, यू आर ओइंग अ कंपनी, यू आर डायरेक्टली बाइंग अ स्टॉक इन योर डीमैट अकाउंट, you can see how the company is growing, complete transparency is there, limited number of stocks. So, and you can subscribe, you can, there is thematic exposure. So you can invest into particular themes as well. For example, अगर आपको किसी particular sector में investment करना तो you can subscribe for that particular basket. तो वो एक flexibility हमारे पास रहती है। Expert curation होता है कि expert design करते हैं based on their model, based on their particular strategy. They have identified the stocks and curate into a basket. Rebalancing होती है, it's a beginner friendly. मतलब इसमें आप ये भी कह सकते हो कि for example, if you are new to the market, so you should start with, well, there are, all the three options are good for you. You can start with mutual funds, you can start with ETFs, and you can start with stock baskets as well. So you should start with all the three things.
It depends upon your goals. If your goals is to generate optimum returns, good returns from the investments, so definitely your exposure for stock basket should be more. आप हो सकता है कि अपना वेटेज बास्केट्स में 50% कर सकते हो एंड थोड़ा थोड़ा पैसा आप ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है मुझे ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है और रिटर्न भी मेरे को 10-12% आएंगे, तो आप अपना एक्सपोजर तीनों में इक्वली कर सकते हो या थोड़ा एक्सपोजर आप ईटीएफ में बढ़ा सकते हो. ईटीएफ इज मच बेटर ऑप्शन देन म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ईटीएफ में एक तो होता है कि कॉस्टिंग कम आती है, सो देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट. म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो लगता है, वो शायद हम बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट ये म्यूचुअल फंड्स एनुअली 1 से 1.5% के बीच में एक्सपेंस रेशो काटते हैं जो फंड मैनेजमेंट फीस होती है. तो वो आपकी कॉस्टिंग म्यूचुअल फंड में आपके रिटर्न्स को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न देखते हैं ऑन एनी वेबसाइट दैट इज अ ग्रॉस रिटर्न, बट नेट रिटर्न आफ्टर द एक्सपेंस रेशो विल बी लोअर. ठीक है. दूसरा म्यूचुअल फंड्स में ये भी रहता है कि म्यूचुअल फंड्स में आप जो एनएवीज हैं वो ईओडी बेसिस पर रहती है. तो अगर आपको समझो कोई पर्टिकुलर न्यूज या इवेंट आया एंड यू वांटेड टू एग्जिट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर फंड, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती, लेकिन आप ईटीएफ में इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो. आज कोई पर्टिकुलर आपको लग रहा है कि कुछ मुझे बहुत बड़ा न्यूज आ गया है, बहुत बड़ा इवेंट हो गया, मुझे यहाँ से फंड विड्रॉ करने चाहिए, तो इमीडिएटली आप मार्केट आवर्स में अपने पैसे को लिक्विडेट कर सकते हो. एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है ईटीएफ, जो लाइव ट्रेडिंग चलती है इस पे. ठीक है. तो थोड़े बहुत बेनिफिट्स म्यूचुअल, बाकी रिटर्न्स के फॉर्म में दोनों बराबर हैं, दोनों के रिटर्न्स लगभग उतने ही आते हैं, बराबर से आते हैं. तो बट स्टॉक बास्केट में आपको ये है कि रिटर्न्स का थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर आपका रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर कैसा है. अगर फंड मैनेजर अच्छा है तो आपका रिटर्न्स रिस्क कम होगा. अगर फंड मैनेजर आपका थोड़ा सा रिस्की स्ट्रेटेजी वाला है तो हो सकता है कि आपका रिस्क भी बढ़ जाए. ठीक है. ये बेसिकली एक हमने इलस्ट्रेशन क्रिएट किया था कि आपको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है. अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, देखो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो एक लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से ही हमें करना चाहिए कि आज हमने इन्वेस्टमेंट्स किया है और एक कंटिन्यूस कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो हाउ तभी वेल्थ बनती है स्टॉक मार्केट में. तो एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल के अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो 5,000 रुपीज आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो अगर आप अगर आपके रिटर्न समझो 10% है, ठीक है, तो अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो तो आपकी कैपिटल होगी आपने इन्वेस्टमेंट के 10 लाख का, विच विल ग्रो टू 14 लाख. लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट 15 ईयर्स की होगी तो आपकी कैपिटल 18 लाख होगी. 18 लाख से सामने 34 लाख के आपके रिटर्न होंगे. 34 लाख से आपकी टोटल कैपिटल ग्रो हो जाएगी, कॉर्पस हो जाएगा. एंड सिमिलरली फॉर 20 ईयर्स आपकी इन्वेस्टमेंट 29 लाख है और उसके सामने आपका 67 लाख की आपकी कॉर्पस बन जाएगा. But this is I'm talking about for the return return at 10%. If this return goes up to 20%, so there's a here the magic happens. तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पे आपकी वेल्थ कितना तेजी से ग्रो करता है कि आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स किया, सो आपने लेट्स टेक द 20 इयर्स एग्जांपल, आपने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने 29 लाख का किया. अगर वो इन्वेस्टमेंट आपकी 10% ग्रो करती तो 67 लाख आपका कॉर्पस बनता था. अगर वही इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करते हैं और बेटर रिटर्न्स प्रोड्यूस करते हैं तो दिस कॉर्पस विल ग्रो अप टू 2 CR. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन था. अब आप इसमें 5,000 से वेरी स्मॉल नंबर, अगर आप इसमें मे बी अगर आप एट द एज ऑफ 25 अगर हम सब लोगों की जो जॉब लगती है वी स्टार्ट विद 20,000, सो यू कैन मल्टीप्लाई द कॉर्पस बाय 4 times, तो योर कॉर्पस विल बी 8 CR. अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को 20,000 पर मंथ से स्टार्ट करते हैं तो you can generate even 8 to 10 CR in the next 20 years just by investing 20,000 SIP every month. So this is how it works. This is basically just an overview कि how in the stock market when you are investing what are the things you should keep in your mind. ठीक है. तो सबसे पहले हम अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को डिफाइन करना चाहिए कि what are our goals. For example, why we wanted to invest and what are our end goals. कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हमें अर्ली इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना है, या हमें बच्चों की चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए फंड्स इकट्ठे करने हैं, हमें एक प्रॉपर्टी खरीदनी है. तो मे बी इट माइट बी एन नंबर ऑफ गोल्स. शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकता है कि हमें एक गैजेट खरीदना है, हॉलीडेज प्लान करने हैं. तो सबसे पहले अपने गोल्स को डिटरमाइन करो. ठीक है. उसके बाद टॉप टू बॉटम रिसर्च अप्रोच ये होती है कि बेसिकली यू शुड आइडेंटिफाई कि आपको किस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है.
ठीक है ना, कौन सी ज्योग्राफीज में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये पूरे टॉप टू बॉटम होता है कि आपको यू शुड पिन डाउन एवरीथिंग, कि आपको ये, अगर आपका ये गोल है, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना है और ये स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, तो उसके बाद आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ आपको ये पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है, कि आपको समझो स्टॉक बास्केट में इन्वेस्टमेंट करना है या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। फिर आप थॉरोली रिसर्च करोगे कि व्हाट आर द स्टॉक्स या व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू। फिर आप डाइवर्सिफाई करोगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को। अगर आपने समझो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए तो यू आइडेंटिफाई 10-15 स्टॉक्स इन अ बास्केट, एक अच्छे 15 स्टॉक के बास्केट बनाओगे एंड यू डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स इनटू मल्टीपल सेक्टर्स। कि हो सकता है कल को कोई पर्टिकुलर इवेंट आता है, ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा दिए, तो ऐसा नहीं कि सभी के सभी सेक्टर्स को नुकसान होगा। कुछ सेक्टर्स को हो सकता है कि जो डोमेस्टिक ड्रिवन है वहां पे फायदा हो जाए, जो एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स है वहां पे हैवी लॉसेस हो जाए। तो ये सब आपको फिर सेक्टर रोटेशन करने से, आप सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो उसकी वजह से आपको पर्टिकुलर जो इंपल्सिव इवेंट्स होते हैं, जो होते टेम्पररी इवेंट्स होते हैं, उस केस में आपको एक वो मिल जाता है, बेनिफिट होता है अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो। कि पर्टिकुलर टाइम पे कुछ सेक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा हैवीली, कुछ सेक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट नहीं करते, तो आपकी बास्केट एक स्टेबल रहती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा मॉनिटर एंड रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो, कि हम अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करेंगे रेगुलरली कि परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो रिजल्ट्स परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, न्यूज को ट्रैक करेंगे। और एज एंड व्हेन इट रिक्वायर्ड, कि कंपनी का अगर पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट्स खराब आ रहा है, तो हम अपने जो खराब स्टॉक्स हैं, वीक स्टॉक्स हैं, उनको पोर्टफोलियो से रीबैलेंस भी करेंगे, हम उनको हटाएंगे और उसकी जगह बेटर स्टॉक्स को हम शिफ्ट करेंगे। तो ये पूरा एक साइकिल होता है विच टिपिकली फंड मैनेजर और टॉप एनालिस्ट फॉलोज। और ये अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बट इसका एक रेडीमेड सॉल्यूशन है जो बेसिकली हमने आपको प्रोवाइड किया है कि हम ये सब चीजों को करते हैं। और एक हमने बास्केट बनाई है जिस बास्केट को आप इजीली सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसके बाद अपने गोल्स के हिसाब से आप, हमने डिफरेंट बास्केट्स बनाई है अपने गोल्स के हिसाब से, आप बास्केट सब्सक्राइब करो और आगे का सारा काम हम करेंगे। हमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट करना है, मल्टीपल स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे और आपके पोर्टफोलियो को मॉनिटर भी करेंगे एंड रीबैलेंस भी करेंगे। जब भी आपका पोर्टफोलियो में हमें लगेगा कि ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग रिक्वायरमेंट है, तब हम पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो बेसिकली देयर आर 2 बास्केट्स व्हिच वी आर लॉन्चिंग करंटली। तो 2 बास्केट्स अभी हम लोग इस वेबिनार में इंट्रोड्यूस किया कर रहे हैं। हमारे पास करंटली वी आर हैविंग 3 बास्केट्स, 1 बास्केट वी हैव लॉन्च रिसेंटली, बट अभी के लिए हम 2 बास्केट्स का सब्सक्राइब करने का ऑफर दे रहे हैं आपको। एंड 1 बास्केट इज फिंच स्टेबल बास्केट। ये बास्केट हमने स्टार्ट की थी नवंबर 2024 में, लगभग 8-9 मंथ्स हो गए हैं। और दूसरी है फिंच मल्टीबैगर बास्केट। ये बास्केट हमने लॉन्च की थी मई 2025 में, लगभग 2 मंथ्स हो गए हैं। तो स्टेबल बास्केट बेसिकली बेस्ट फिट फॉर, अगर आपके गोल्स है शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म, कि आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशंस ये है कि मुझे मार्केट, जैसा मार्केट ग्रो कर रही है, अगर मार्केट शॉर्ट टर्म में ग्रो कर रही है तो मुझे शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न चाहिए, अगर मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रो कर रही है तो मुझे लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न चाहिए। तो स्टेबल बास्केट है। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ठीक है, मुझे शॉर्ट टर्म का पता नहीं, शॉर्ट टर्म में मुझे इतना अभी फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत अच्छे रिटर्न चाहिए, कि एक कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए पोर्टफोलियो पे। और एक क्या कहते हैं, मार्केट में अगर आपको सर्टेन x% रिटर्न आए तो आपको लॉन्ग टर्म में 2x रिटर्न चाहिए। तो उस तरीके का अगर आपका गोल है तो आपके लिए मल्टीबैगर बास्केट, जिसमें हमने बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स को क्यूरेट करके एक मल्टीबैगर बास्केट बनाई है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हम लोगों ने अभी बात करी थी, जिसके बारे में कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा फिनकोच का एक प्रोप्राइटरी मॉडल है जिसके बेसिस पे हम स्टॉक्स को रेटिंग देते हैं, और फिर जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिनके स्टॉक्स की रेटिंग इंप्रूव हो रही होती है, हम उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज स्नैपशॉट कि बेसिकली हाउ दिस बास्केट इज ग्रोइंग। सो दिस बास्केट इज गिविंग अस अल्फा ऑफ 20% in the last 8 months, so which is good. I mean, it is among the top 5 top baskets in India. अगर हम टर्म्स ऑफ रिटर्न्स की बात करें तो शायद इंडिया के अगर टॉप 5 बास्केट्स हम देखेंगे इन द लास्ट 1 ईयर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसके रिटर्न उसी के बराबर है। एंड दिस इज द एक्चुअल बास्केट। तो बास्केट का अगर हम देखेंगे, बास्केट की फिनकोच रेटिंग 8.13 है,
which is out of 10, which is very good rating. बास्केट के एनुअल अपसाइड 29% की है, जो बेसिकली अर्निंग अपसाइड की हम बात करते हैं कि कंपनी बास्केट में हमने स्टॉक्स ऐड किए हुए हैं, उन सभी स्टॉक्स की अर्निंग अपसाइड वेरी गुड, एंड दिस अर्निंग अपसाइड इज गिवन बाय द टॉप एनालिस्ट ऑफ द मार्केट. तो हमने उनके कंसेंसस एस्टिमेट्स को लेकर आइडेंटिफाई किए हुए हैं, मतलब हमने ऑलमोस्ट निफ्टी की सभी कंपनीज को एस्टिमेट्स देते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर बास्केट अर्निंग अपसाइड इज एवरेज 29%. ठीक है, there are 17 stocks in this basket. In terms of P ratio, basket slightly expensive क्योंकि 37 का PE है, निफ्टी का PE लगभग 22 का है. तो अगर हम निफ्टी के PE प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से कंपेयर करेंगे तो हमें बास्केट एक्सपेंसिव दिखती है, बट ऑल दीज कंपनीज इन दिस बास्केट आर हाई ग्रोथ स्टॉक्स. सो जनरली जो गुड कंपनीज होती हैं वो थोड़ा स्लाइटली प्रीमियम पे ट्रेड होती हैं, बट कंपनी महंगी हो सकती है लेकिन ज्यादा महंगी एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए. एक्सपेंसिव मतलब कि बहुत ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए. इट अगर प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है सो दिस इज फाइन. तो अगर हम बास्केट के मल्टीपल को उसके हिस्टोरिकल एवरेज से कंपेयर करेंगे या उसके सेक्टर के मल्टीपल से कंपेयर करेंगे सो स्लाइटली इट इज मॉडरेट. ये इतनी एक्सपेंसिव बास्केट नहीं है बिकॉज क्वालिटी इज गुड, इसलिए बास्केट का पीई मल्टीपल थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू निफ्टी के पीई मल्टीपल से. ठीक है, ये बास्केट का परफॉर्मेंस चार्ट देख सकते हो व्हेन द बास्केट स्टार्टेड. सो इट स्टार्टेड एंड उसके बाद बास्केट का जो पी चार्ट है वो आप देख सकते हो हाउ इट ग्रोस. दिस इज द बास्केट होल्डिंग्स. सो ये बास्केट में करंट होल्डिंग्स हैं इस बास्केट के अंदर, एंड so this is from my side. अभी I would be happy to take your queries, understand your requirement. आपकी क्या queries, आप कैसे देखते हो मार्केट को, क्या आपकी requirement है, and then I would be happy to explain you and resolve your queries. Thank you very much, Arpit ji, for such a entertaining or I would enlightening session. इतनी सरलता से आप इतने गहरे मुद्दे को टच कर जाते हो. मुझे तो लग रहा है कि मैंने एक चीज आज आपसे सीखी, वो है कि 20% पे कंपाउंड कैसे करना है, और वो एफडी से तो बिल्कुल नहीं आ सकता. म्यूचुअल फंड से थोड़ा टाइट है, मींस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, मार्केट ड्रिवन है. तो कहीं ना कहीं बास्केट्स जिसमें अल्फा है उसी से जनरेट होगा. तो कुछ फंड्स बास्केट्स पे लगाने चाहिए. म्यूचुअल फंड डेफिनेटली अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट मुझे लग रहा है बास्केट्स इक्वली आज दावेदार हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, और शायद उससे आपको ये 5% का जो एक्स्ट्रा रिटर्न है वो मिल सकती है ओवर लॉन्ग टर्म. एंड डेफिनेटली अर्पित जी, क्योंकि मैं आपसे काफी टाइम से जुड़ा हूं तो मैं देख ही रहा हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है, एंड ये सबके साथ ग्रो आप सब भी ऐसे ही एक्सपीरियंस करेंगे. तो मैं अब रूम ओपन कर देता हूं फॉर क्वेश्चन आंसर्स. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज पूछिए हमसे. एक क्वेश्चन जो हर बार आता है वो इस बार भी आया है, अर्पित जी वो आंसर कर दीजिए. नितिन जी का क्वेश्चन है कि बास्केट के चार्जेस क्या है. ओके, सो बेसिकली बास्केट्स का हमने अभी तक मतलब बास्केट्स में हमने भी इंट्रोडक्शन रखा हुआ है, इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा हुआ है. तो बास्केट्स से अगर आपका बास्केट्स 1x मल्टीप्लायर पर अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हम इसका चार्जेस ले रहे हैं लगभग 100 रुपीज पर मंथ. सो मतलब लगभग जो ना 2x का 2% के चार्जेस है हमारे एनुअली, राइट. और अगर आप राइट एंड अगर आपका बास्केट का मल्टीप्लायर बढ़ता है तो फिर हमारे चार्जेस थोड़े से उसमें हम लोग उसको कम कर देते हैं, बट 2% एटलीस्ट हम 2% पर मंथ 2% एनुअली चार्जेस है हमारे बास्केट के. गुड. तो नितिन जी मोटा आपके सवाल का जो आंसर अर्पित जी ने दिया कि जितना भी आप कैपिटल लगाना चाहते हैं, जो भी आप पैसा लगाना चाहते हैं, उसका 2% फिनकोज की एडवाइजरी फी है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है. एंड अगर जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट. Let's see another question.
हम्म, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क। अर्पित जी, ऐसे एक सवाल मन में आ रहा है, जितनी देर में लोग अपने सवाल लिखे हैं। ओवर लॉन्गर टाइम, क्योंकि आपने जैसे 10 साल, 15 साल बोला, 20 साल बोला, अ, क्या ये अल्फा जनरेट होता रहेगा मार्केट में? क्या पिछले 20 साल में जिन्होंने इन्वेस्ट करा उनको बेटर रिटर्न्स मिले? मैं थोड़ा सा अंदाज लेना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेना चाह रहा हूँ। राइट। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मार्केट ने जैसे लगभग 20-25 साल का जो एवरेज रिटर्न था वो 12% है निफ्टी के। जी। राइट। तो निफ्टी के 12% आगे भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो अगर निफ्टी, देखो हमारी जीडीपी ग्रोथ लगभग 5 to 6% है फॉर लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 25 ईयर्स। अगर इफ इंडिया इज डेवलपिंग इकोनॉमी, एक इमर्जिंग मार्केट है, अगर इंडिया फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स 6%, 5-6% ग्रो करती है जीडीपी लेवल पे, तो निफ्टी कैन डिलीवर यू 10 to 12% रिटर्न। निफ्टी के जो रिटर्न है वो जीडीपी के 2x होते हैं। रीजन बीइंग, निफ्टी जो निफ्टी 50 है वो इंडिया के टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है। राइट। जीडीपी जीडीपी इज ओवरऑल, मतलब इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, विच हार्डली ग्रोज 1 or 2%। ठीक है। तो अभी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या इवन बहुत सारे एस्टिमेट्स यही बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैन ग्रो 5 to 6% फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स एंड कैन बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। राइट। तो ये हमें पता है कि निफ्टी के रिटर्न्स 10 to 12% रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं। राइट। नंबर 2, अगर हम 10-12% निफ्टी लेवल पर देखते हैं, तो अगर निफ्टी में भी समझो कि निफ्टी में भी 50 कंपनी का इंडेक्स है, अच्छी कंपनी भी है, खराब कंपनी भी है, उसमें से अगर हम अच्छी कंपनीज को पिक करके एक पर्टिकुलर बास्केट बना देता है, कॉन्सेंट्रेटेड बास्केट, तो आपके रिटर्न 20% भी हो सकते हैं। तो कहने मतलब यह है कि रिटर्न इज पॉसिबल, 20-25% इज वेरी नॉर्मल इफ जीडीपी ग्रोज बाय 5 to 6% फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और हम वैसे भी इंडिया को सुपर पावर बना रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है ये 5% को तो आराम से हम बीट करके चलेंगे, तो आपकी रिटर्न सुपर नॉर्मल ही रहेंगी। मैं टीवी में किसी एक सज्जन को सुन रहा था, कहते थे कि ये जो बुल रन आएगी, ये मार्केट में जो राइज बनेगा, ये मदर ऑफ ऑल बुल रन होंगी। तो अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो वो दिन आज ही है। आप किस रास्ते से करें वो आपकी चॉइस है। अगर आपको 10-12% से संतुष्टि है, आप म्यूचुअल फंड्स कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, ईटीएफ कर लीजिए। और अगर आप एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें तो डेफिनेटली उसके लिए स्टॉक बास्केट्स हैं। एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास हरप्रीत जी आपके लिए कि क्या ये बास्केट स्मॉल केस की तरह है, या ये स्मॉल केस से इसमें क्या फर्क है? राइट। तो बेसिकली मेथोडोलॉजी मोर लेस स्मॉल केस की तरह ही है कि वहां पे फंड मैनेजर होते हैं, एक पर्टिकुलर थीम के हिसाब से स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं। ओनली डिफरेंस इज कि स्टॉक स्मॉल केसेस में क्या है कि स्मॉल केस में आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, वहां पे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं, जिसकी किसी भी फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी को आप सब्सक्राइब कर रहे हो। ठीक है। और जब भी रीबैलेंसिंग होती है आपको नोटिफिकेशंस ईमेल पे आते हैं। ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल एडवाइजर्स में होकर यहाँ पे एक सिंगल एडवाइजर आपको फिनखोज, जो कि अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, उनके खुद के प्रोप्राइटरी मॉडल्स हैं, उसके बेसिस पर बास्केट्स बनाता है। तो यहाँ पे एक तो डिफरेंस होगी कि मल्टीपल एडवाइजर की जगह एक एडवाइजर है। दूसरा, व्हेनेवर देयर इज अ रीबैलेंसिंग, आपको रीबैलेंसिंग आपको ईमेल पे भी आएगी, व्हाट्सएप पे भी आएगी, एंड वी आर बिल्डिंग अप ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म ऑल्सो, जहां से हम आपका पोर्टफोलियो को एग्जीक्यूट भी करा देंगे थ्रू 1 क्लिक। तो ये थोड़ा सा वैल्यू एडेड एडवांटेज आपको मिल सकता है यहाँ पे। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग इनसाइट कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फिनखोज इज द बेटर बेट। आई थिंक सो अर्पित जी, क्वेश्चंस हैव ड्राइड अप। आज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, किसी के मन में कोई सवाल आ ही नहीं रहे। तो आज का सेशन अभी रैप करते हैं, और आप सबको हम दोबारा इसी सेशन पे दोबारा इनवाइट करते हैं। हम ये सेशंस वीकली कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम्स पे कर रहे हैं, सो दैट डिफरेंट क्लाइंट्स को हम केटर कर सकें। एंड इन सारे सेशंस का जो
विजन मिशन वो एक ही है कि हम अच्छी एनालिसिस आप तक लेकर आए जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बेटर हो और इस बेटर इन्वेस्टमेंट जर्नी का फायदा आप उठाएं, आपकी लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री रहे, फाइनेंशियली आपके पास आप उतने पैसे आपके पास हों जो आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। एंड एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ अर्पित जी। अर्पित जी, नितिन जी जानना चाहते हैं कि अगर वो इनिशिएट करना चाहें, अगर वो शुरू करना चाहें इस बास्केट को, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो मैं आप सबके लिए अपना मोबाइल नंबर शेयर कर रहा हूँ चैट पे, राइट? अगर आपके पास मेरा नंबर या अर्पित जी का नंबर है, आप दोनों में से किसी को भी फोन मैसेज कर सकते हैं। हमारी एक ऑटो ऑनबोर्डिंग सर्विस है, हम उसका लिंक आपके साथ शेयर करेंगे। आप उसकी क्वेश्चन आंसर, इट्स काइंड ऑफ अ व्हाट्सएप चैट की तरह है, वो व्हाट्सएप चैट की तरह आप आंसर करते जाएंगे और आप ऑनबोर्ड हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है, कोई ऐसी चीजें हैं जो रह गई हैं या जो आप 1-to-1 हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दी है। एंड आई बिलीव अर्पित जी, आपको सारे ही जानते हैं, तो उन ग्रुप्स में आप एक्टिव हो। आप अर्पित जी से भी बात कर सकते हैं, आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। We would be happy to help you and on this investment journey. Any final words, अर्पित जी? थैंक यू सो मच। और मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स हम सभी को करनी चाहिए और एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। इफ वी हैव नॉट स्टार्टेड येट, दिस इज अ गुड टाइम। मार्केट में करेक्शन भी हुआ है एंड दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप ऑलरेडी करते हो तो भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि आप एक बार अमिंदर जी से कनेक्ट कीजिए। अगर आप इफ यू आर नॉट श्योर कि आप इन्वेस्टमेंट सही कर रहे हो नहीं सही कर रहे हो, तो हम आपका फ्री पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप भी कर सकते हैं। सो वी विल गिव यू अ गाइडेंस ऑन योर एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एंड अकॉर्डिंगली हमारे सपोर्ट से आप अपने पोर्टफोलियो को बेटर कर सकते हैं। तो एक तरीके का हम इस तरीके का मार्केट में वो एक कल्चर क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ अच्छी रिसर्च नहीं, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं हम इन्वेस्टर्स का अराउंड। उनको एजुकेशन मिले, उनको पूरा सपोर्ट मिले और जो उनके ड्रीम्स हैं वेल्थ मैनेजमेंट के, वो हम काफी हद तक उनको हेल्प कर पाए, उनको सपोर्ट कर पाए अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। थैंक यू अर्पित जी। मैं अभी इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ, मेरे पास कहीं से भी अब और कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे। एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग ऑन वंस अगेन विद अस। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू, बाय बाय।